और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब आपको दिखाते हैं 60 सेकंड में बड़ी खबरें मेरी सहयोगी स्नेहलता और दीपा के साथ। संसद के विशेष सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन, यूसीसी और महिला आरक्षण को लेकर अटकलें तेज है, जिस पर हंगामा होना भी तय है। आज से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। ये सत्र 5 दिन यानी आज से 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें 5 बैठकें होनी है। इससे पहले रविवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नए भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आज सत्र के पहले दिन राज्यसभा में 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों और सीख पर चर्चा होगी। बता दें कि सत्र के पहले दिन की कार्यवाही पुरानी संसद में ही होगी और इसके बाद 19 सितंबर को नई संसद में कामकाज शुरू हो जाएगा। संसद के विशेष सत्र के एजेंडे के तौर पर 4 बिल्स की बात कही गई है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन से जुड़ा बिल, अधिवक्ता संशोधन बिल, पोस्ट ऑफिस बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल शामिल है। सरकार की ओर से सभी कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों को विशेष सत्र के 5 दिन सदन की पूरी कार्यवाही के दौरान पूरे समय मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। First day of the session in the new parliament will held on 19th and from 20th there will be regular government business. तो देखिए, सत्र में सरकार का एजेंडा क्या है ये तो सदन में ही पता चलेगा, लेकिन हाँ, सर्वदलीय बैठक में सभी दलों की ओर से महिला आरक्षण को लेकर जोरों शोरों से मांग उठाई गई। ये रिपोर्ट देखिए। आज से संसद का विशेष सत्र चलेगा। सरकार ने विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें विपक्षी दलों ने सरकार से महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश करने की मांग की। सारे पार्टियां की एक ही मांग थी, वुमेन्स रिहैबिलिटेशन बिल इस सदन में पारित किया। मनसा सरकार खुद जानते हैं। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद एक नई वास्तु में नए सोच और नए विचार के साथ हम महिला आरक्षण विधेयक को भी सर्वानुमति पास करें, यही मेरे ओर से, मैंने अपनी पार्टी की ओर से बात रखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से शिरकत की। महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मांगे उठाई जाती रहती हैं, लेकिन सरकार अपने एजेंडे पर ही चलती है। ऐसे पहले भी मीटिंग्स में डिमांड हुआ है, गवर्नमेंट अपने एजेंडा से चलता है और अप्रोप्रिएट टाइम में अप्रोप्रिएट डिसीजन होगा। कर्नाटक की तर्ज पर तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी ने गारंटी वाला सियासी दांव चला के, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो जीत कर्नाटक में मिली, क्या कांग्रेस उसको दोहरा पाएगी? तेलंगाना चुनाव से पहले कांग्रेस ने गारंटी वाला दांव चला है। हैदराबाद के तुक्कुगुड़ा में आयोजित एक जनसभा में सोनिया गांधी ने तेलंगाना की जनता के लिए 6 गारंटियों की घोषणा की। पहली योजना है इंदिरम्मा इंदलू। इसके तहत घर बनाने के लिए 5 लाख और तेलंगाना आंदोलन सेनानियों को जमीन देने का ऐलान किया गया है। महालक्ष्मी योजना में महिलाओं को 2500 प्रति माह और गैस सिलेंडर के लिए 500 रुपए देने की घोषणा की गई है। ऐसे ही गृह ज्योति योजना से 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा है। युवा विकासम में कॉलेज के छात्रों के लिए 5 लाख और चेयुथा योजना में वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, विकलांगों को 4000 मासिक देने की घोषणा की गई है। रैयतु योजना के तहत तेलंगाना के किसानों को 15,000 तो वहीं मजदूरों को 12,000 प्रति एकड़ जमीन देने का चुनावी ऐलान किया गया है। देश के लिए लड़ा, उनको 250 स्क्वायर यार्ड का घर मिलेगा। कांग्रेस इससे पहले भी कर्नाटक चुनाव में गारंटी वाला दांव चल चुकी है, जिसमें पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की थी। और देखिए, छत्तीसगढ़ के चंद्रपुर से कांग्रेस विधायक राजकुमार यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उनके सामने नोटों की गड्डी रखी है। अब इसे लेकर के सियासत गर्म है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक के वीडियो पर सियासी घमासान मच गया है। वायरल वीडियो में 200 और 500 के नोटों की गड्डियां रखी हुई हैं और इन नोटों की गड्डियों के ठीक सामने की कुर्सी पर चंद्रपुर विधानसभा से विधायक रामकुमार यादव पानी पीते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वो कुछ लोगों से बात भी कर रहे हैं। नोटों के बंडल में 500 के नोट ज्यादा हैं। कुल मिलाकर किसी होटल के अंदर से लीक हुआ ये वायरल वीडियो संदिग्ध लग रहा है, जिस पर खूब सियासत हो रही है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग की है। जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का साहस उनमें है या नहीं? इधर इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक की सफाई भी आ गई है। उनका कहना है कि वो गरीब के बेटे हैं। उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं पैसे की तरफ से देख रहा हूँ, मैं खाली बैठा हूँ, मुझे बताया जा रहा है मैं गरीब के बेटा हूँ, इसलिए लोग
तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी बार बार कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही है। आने वाले समय में ये वायरल वीडियो कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ा सकता है। 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक मामन खान की रिमांड अवधि 2 दिन और बढ़ा दी गई है। हरियाणा के फिरोजपुर झिरका सीट से कांग्रेस के विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद नूह में एक बार फिर से सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस टीम की तैनाती कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने नूह में इंटरनेट और SMS सेवा बंद करने के आदेश दिए हैं। 17 सितंबर की शाम से लेकर 19 सितंबर की रात 12 बजे तक नूह में SMS और मोबाइल इंटरनेट सेवा प्रभावित रहेगी। हरियाणा सरकार ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलने से रोकने के कड़े इंतजाम के साथ साथ इलाके में तनाव को रोकने के लिए प्रशासन को अलर्ट पर रखा है। भीड़ इकट्ठा न हो इसके इंतजाम किए गए हैं। 14 सितंबर की देर रात मामन खान को 31 जुलाई को नूह में हिंसा फैलाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद MLA को 2 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था और अब रविवार को अदालत ने मामन खान की पुलिस कस्टडी 2 दिन के लिए फिर से बढ़ा दी है। कि मामन खान जी के खिलाफ किसी तरह का कोई मटेरियल एविडेंस इन मुकदमा में कनेक्ट करने की नहीं है। 4 केसेस में थे, 3 केसेस में जुडिशियल कस्टडी को अलाउ कर दिया है। एक केस 137 नंबर FIR में 2 दिन के लिए पुलिस कस्टडी अलाउ कर दी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। जब तक शहीद जवानों का बदला लिया नहीं जाता ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। मौसम खराब है। ताजा अपडेट क्या है मुठभेड़ को लेकर के, ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कोकेरनाग इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ का आज 6ठा दिन है। सूत्रों के मुताबिक जांबाज जवानों ने एक और आतंकवादी को मार गिराया है, जबकि एक आतंकवादी को शनिवार को ही नेस्तनाबूद कर दिया गया था, जिसका शव अभी भी घटनास्थल पर देखा जा रहा है। लेकिन भीषण गोलीबारी के चलते शव को निकाला नहीं जा सका है। इस मुठभेड़ में अभी तक हमारे 3 अफसर और 1 जवान समेत 4 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं, जबकि 6 जवान घायल हुए हैं। CRPF का एक जवान अपनी ही बंदूक के चलते घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। आतंकवादियों को खत्म करने के लिए सेना न सिर्फ रॉकेट और IED का इस्तेमाल कर रही है, बल्कि एडवांस हथियारों का भी इस्तेमाल कर रही है। सेना ने पहली बार किसी आतंकी ऑपरेशन में अपने सबसे एडवांस ड्रोन हेरॉन Mark II को अटैक के लिए उतारा है। ये ड्रोन 5 तरफ से गोली और ग्रेनेड एक साथ बरसा सकता है। ड्रोन की मदद से विशेष केमिकल पदार्थ फेंककर उन जगहों पर आग लगाई जा रही है जहां आतंकवादियों के छुपे होने की संभावना है। देश के कई राज्यों में सितंबर की बारिश कहर बरपा रही है। यूपी, MP समेत अलग अलग राज्यों में लगातार मूसलाधार बरसात हो रही है। बड़े बड़े शहर इस वक्त बाढ़ बारिश की जद में हैं। मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश ने सैलाब ला दिया है। तापी, नर्मदा, चंबल, माही समेत कई नदियां उफान पर हैं। उज्जैन में मूसलाधार बारिश कहर बनकर बरसी है। शिप्रा नदी के आसपास के इलाके डूब चुके हैं। उज्जैन की जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, वहां अब नाव चल रही है। लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और लोग यहाँ पर जो जरूरी सामान है उसे लेकर यहाँ पर बाहर आ रहे हैं। MP के मंदसौर में भयानक बारिश से डैम भर चुका है। बांध के कई गेट खोले जाने से निचले इलाके डूब चुके हैं। रतलाम में तो नदी पुल के ऊपर से बह रही है। उफनती लहरों के बीच से लोगों को जान जोखिम में डालकर पुल पार करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के धार में मानसून की मार झेल रहे लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर प्रदर्शन किया। तो गुजरात के भी कई इलाकों में बाढ़ की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। सूरत में तापी नदी का बढ़ता जलस्तर डरा रहा है। सूरत डैम के ओवरफ्लो होने से आसपास के इलाकों में पानी भर चुका है। राजस्थान में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जालौर में नाले के तेज बहाव में बहे एक युवक की तलाश अब तक जारी है। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आज से संसद का विशेष सत्र की शुरुआत होने वाली है। लोकसभा में बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आज संसद के 75 साल पर चर्चा होगी। पुरानी संसद में कार्यवाही होगी, लेकिन बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि आज से संसद का जो विशेष सत्र शुरू होने वाला है, जहां पर लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल सकते हैं। आज संसद के 75 साल पर चर्चा होगी और जो संसद की कार्यवाही है, पुरानी संसद से ही उसकी कार्यवाही शुरू होगी। 5 दिन का ये विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें तमाम विधेयक पेश होंगे। लेकिन सबसे अहम दिन आज का हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा में बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। सबकी नजर है आखिरकार क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एक तरफ देखिए, सरकार के एजेंडे सेट है, किन
एजेंडों पर इस विशेष सत्र पर बात करनी है, तो दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो भी लगातार जो है तैयारी कर रहा है, रणनीति बना रहा है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज पांडे। नीरज, आज से शुरुआत हो रही है विशेष सत्र की और ये जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री भी लोकसभा में बोल सकते हैं आज। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में बोल सकते हैं, क्योंकि भारत के अमृतकाल यानी कि 75 साल आजादी के हो चुके हैं। संविधान सभा की पहली बैठक से लेकर आज तक बहुत सारे अहम निर्णय लिए गए उस लोकसभा से, उस संसद से। इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि आज इसके 75 साल पर चर्चा होगी, उसके एक्सपीरियंस पर चर्चा होगी, उनकी जो मेमोरीज हैं उस पर चर्चा होगी, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी मेमोरीज को वहां पर साझा कर सकते हैं और आज लोकसभा में वो अमृतकाल पर की चर्चा पर बात रख सकते हैं। जी, काफी अहम दिन है नीरज आज का। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जानकारी दे रहे थे नीरज किस तरीके से पहला दिन आज काफी अहम रहने वाला है। और चलिए अब देख लेते हैं 2 मिनट में देश। आज से होगी संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत। सत्र के पहले दिन संविधान सभा से लेकर संसद बनने की 75 साल की यात्रा पर होगी विशेष चर्चा। पुणे में संघ प्रमुख मोहन भागवत का लेफ्ट पर निशाना, बोले मार्क्सवाद के नाम पर पश्चिम में विनाश के बीज बो रहा है वामपंथी। तेलंगाना में कांग्रेस ने किया 6 गारंटी का ऐलान। राहुल गांधी ने तेलंगाना के लोगों को दिलाया भरोसा, कहा कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। लखनऊ में आज होगी किसान महापंचायत। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में जुटेंगे किसान। इको गार्डन में सुबह 10 बजे शुरू होगी महापंचायत। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ज्ञानवापी विवाद से जुड़े 5 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। 2 याचिकाएं एएसआई के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ। यूपी के अंबेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचने वाले आरोपियों को लगी गोली, पुलिस गिरफ्त से भागने पर फायरिंग। सीएम योगी बोले छेड़छाड़ करने वालों को यमराज के पास भेजने से कोई नहीं रोक पाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलेगा तमिलनाडु के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। जल संसाधन मंत्री दुरई मुरुगन के नेतृत्व में गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलेंगे नेता। छत्तीसगढ़ में नोटों की गड्डी के साथ कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव का वीडियो वायरल। बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है। अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन का आज 6वां दिन, कल भी जारी रही थी कार्रवाई। एक आतंकी के मारे जाने की खबर। मणिपुर के इम्फाल में अपहरण के बाद सेना के जवान की हत्या। छुट्टी पर आए सैनिकों को बदमाशों ने मारी गोली। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से तबाही। अहमदाबाद सहित कई शहरों में भरा पानी। सबसे ज्यादा गोधरा में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। भारत का शांति निकेतन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में की थी विश्व भारती की स्थापना। यूनेस्को ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की घोषणा। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत की ऐतिहासिक जीत। भारत ने श्रीलंकाई टीम को 10 विकेट से हराया। भारतीय टीम 8वीं बार एशियाई चैंपियन बनी। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं चैट बॉक्स, जहां मेरी सहयोगी दीपा मौजूद है। आज का विशेष सेगमेंट को आपको दिखाएंगे। बिल्कुल आयुषी, देखिए संसद का विशेष सत्र आज से संचालित होने वाला है। 5 दिन तक ये सत्र चलेगा और पहले दिन राज्यसभा में संसदीय यात्रा के 75 साल पर चर्चा होगी। विपक्ष इसको लेकर लगातार हमलावर है। विपक्ष इस विशेष सत्र को लेकर सरकार पर यह कह रहा है कि हिडन एजेंडा लेकर के सरकार आ रही है, लेकिन सरकार ने इस सत्र का एजेंडा बताकर विपक्ष को उसी के घर में घेर दिया है। हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कुछ तारीखें समय के ललाट पर इतिहास का अमिट हस्ताक्षर बन जाती है। इनमें एक दिन था 28 मई 2023, जब देश को नई संसद मिली थी। उसी नए संसद भवन के गजद्वार पर जब तिरंगा लहराया तो भारत एक युग के बदलाव का साक्षी बन गया। 29 महीने में तैयार हुआ यह भवन सिर्फ इमारत नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों के लिए लोकतांत्रिक आस्था का मंदिर है, जिसमें दुनिया भारत की शक्ति और विकास की नई उपलब्धि देख रही है। नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। 64,500 वर्ग मीटर में बने इस नए संसद भवन की दीवारें 19 सितंबर से सत्ता और विपक्ष का सबसे बड़ा मुकाबला देखेंगी, क्योंकि आज से शुरू हो रहे विशेष सत्र की शुरुआत पुराने संसद भवन में होगी। इस सत्र के शुरुआती 1.5 दिन का कामकाज पुराने संसद भवन में ही होगा, जिसके बाद 3.5 दिन का काम नए संसद भवन में चलेगा। फर्स्ट डे देयर विल बी डिस्कशन इन द ओल्ड पार्लियामेंट। नेक्स्ट डे देयर विल बी फोटो सेशन इन द एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग and there will be function in the central hall at 11 o'clock. After that, we are going to
enter new parliament. हालांकि 19 सितंबर को आधे दिन के बाद अखाड़ा बदल जाएगा। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक विशेष सत्र में संसदीय यात्रा के 75 साल, चंद्रयान 3 की सफलता, G20 के सफल आयोजन और आजादी का अमृतकाल 4 मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। संसद के विशेष सत्र में प्रश्नकाल भले नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन सरकार के मंशा पर लगातार प्रश्न उठा रहा है। सरकार पर असली मुद्दों से भागने का आरोप लगा रही कांग्रेस संसद में मौजूदा आर्थिक स्थिति, मणिपुर की हिंसा, संघीय ढांचे पर हमला, चीन की आक्रामक नीति, अदानी के मुद्दे पर जेपीसी, सांप्रदायिक तनाव, महिला आरक्षण बिल समेत अपनी पसंद के मुद्दे पर चर्चा की जिद पर अड़ी हुई है। इंडिया अलायंस का मानना है कि जब तक विपक्ष के मुद्दों पर बात नहीं होगी, तब तक सरकार की तरफ से रखे गए मुद्दों पर भी चर्चा नहीं होगी। सरकार की मंशा सरकार जाने, कोई चमत्कार करना चाहते हैं कि ना चाहते हैं ये सरकार खुद जाने, लेकिन हम लोग हमारी तरफ से अपना मुद्दा हम लोग रख दिए हैं। इस सरकार की भावना लोकतंत्र का गला घोंटने की है, तो कौन से भवन में बैठेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस विरोध की वजह जानने से पहले समझ लीजिए कि सीईसी एंड अदर ईसी बिल 2023 बिल है क्या। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीईसी एंड अदर ईसी बिल लाया जा रहा है। इसके जरिए चुनाव आयुक्तों के चुनाव का तरीका तय किया जाना है। इसके मौजूदा प्रावधान के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग होंगे। ये 3 लोग प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और कैबिनेट मंत्री होंगे। विपक्ष को बिल के इसी प्रावधान पर सबसे ज्यादा एतराज है। वो सिलेक्शन कमेटी में कैबिनेट मंत्री की जगह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शामिल करने की मांग कर रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष के तेवर कड़े हैं। विपक्ष मजबूत होने की कोशिश करता है और उसको करना भी चाहिए, लोकतंत्र में करना चाहिए, लेकिन शायद विपक्ष जिसको कहते हैं ना कि उस पिच पर जाकर खेल रहा है जहां नरेंद्र मोदी उनके लिए वो फुल टॉस बॉल हो जाती है और वो सीधे वो बाउंड्री लाइन के पार चली जाती है। सवाल यह है कि स्पेशल सेशन को लेकर विपक्ष का विरोध और सदन में सरकार की घेराबंदी की तैयारी सिर्फ सियासी मुद्दों को लेकर की जा रही है या वजह कुछ और है। संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किया गया। उस दिन सावरकर की 140वीं जयंती थी। 17 सितंबर को नए संसद भवन पर तिरंगा लहराया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। 19 सितंबर को कामकाज नए संसद भवन में शिफ्ट होगा। उस दिन गणेश चतुर्थी है। विपक्ष एक के बाद एक सवाल उठा रहा है, जिसका जवाब भी सरकार की तरफ से आया है। ऐसे पहले भी मीटिंग्स में डिमांड हुआ है, गवर्नमेंट अपने एजेंडा से चलता है और अप्रोप्रिएट टाइम में अप्रोप्रिएट डिसीजन होगा। दरअसल 2024 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में विपक्ष मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने की तैयारी में जुटा है। विपक्षी अलायंस अभी तक न अपना लीडर चुन पाया है, न सीट शेयरिंग पर किसी फैसले तक पहुंच पाया है। कांग्रेस इंडिया अलायंस का मेन कंपोनेंट है, लेकिन गठबंधन में शामिल छोटे दलों की महत्वाकांक्षा भी कम नहीं है। नीतीश कुमार इस देश का अगला प्रधानमंत्री है। देश टकटकी लगा करके नीतीश कुमार जी के ऊपर देख रहा है। इंडिया अलायंस भले ही संसद में मोदी को घेरने की तैयारी कर रहा हो, स्पेशल सेशन को भले ही मोदी की चुनावी चाल बता रहा हो, लेकिन देश की चुनावी राजनीति को समझने वाले मान रहे हैं कि विपक्ष का मोदी विरोधी दांव कहीं मोदी का ही काम तो आसान नहीं कर देगा। और इधर देखिए आप, अनंतनाग में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है। आज बात करें तो जवान चुन चुन करके आतंकियों को मिट्टी में मिला रहे हैं, लेकिन असली बदला भी बाकी है। एक तरफ अनंतनाग में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान में खौफ की एक और सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए, ये डर उनके भीतर है। 13 सितंबर को वो दिन था जब 3 अफसरों ने देश के लिए शहादत दे दी। दहशतगर्दों से लोहा लेते वक्त अनंतनाग में ये जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद तय हो गया था कि जवानों के शरीर से बही खून की एक एक बूंद का हिसाब होगा। मोहाली से पानीपत तक बहे शहीदों के परिजनों के आंसू का दहशतगर्दों से बदला लिया जाएगा। हिंदुस्तान के जन जन में गुस्से की जो ज्वाला भड़क रही है, उसकी वजह बने पाकिस्तान को इसका अंजाम भी भुगतना ही होगा। अनंतनाग में पिछले 6 दिनों से दहशतगर्दों से मुठभेड़ चल रही है। एक आतंकी मार दिया गया है, लेकिन बाकी आतंकियों की तलाश जारी है। अनंतनाग में ड्रोन से आतंकियों पर प्रहार किया जा रहा है, जिसकी गूंज पाकिस्तान को सुनाई दे रही है। ऐसे में इतना तो तय है कि गोलियों के भूत बातों से नहीं मानते, और पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने अनंतनाग में जो कुछ किया, उसका खामियाजा अब पाकिस्तान को बहुत जल्द भुगतना होगा। और जो हालात बने हैं, उसके हिसाब से
क्या पाकिस्तान अपनी ही कब्र खोदने में जुट गया है? माना जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। तो क्या पाकिस्तान के सिर पर फिर से भारत के लड़ाकू विमान मंडराने वाले हैं? क्या पीओके में पल रहे आतंकियों के सफाई की टाइमलाइन तय हो चुकी है? और माना जा रहा है कि इस बार बालाकोट से भी तगड़ा प्रहार होने वाला है और इसका आभास पाकिस्तान के लोगों को भी हो चुका है। काउंटर की बात करेंगे और दहशतगर्दों को मारने का भरपूर मिशन इंडियन आर्मी ने थाम लिया है। खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि कह रहे हैं कि अगर इस दहशतगर्दी के अंदर पाकिस्तान का हाथ हुआ, क्योंकि अभी तक कोई सबूत नहीं आए, लेकिन उनका इंडिया का ये कहना है कि अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ हुआ तो हम पीओके पे हमला करेंगे, यानी कि आज़ाद कश्मीर के ऊपर हम हमला करेंगे और उनकी जो शहादतें हैं कह रहे हैं उनका बदला हम जरूर लेंगे। अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई के बाद पाकिस्तान को सब कुछ पता है, लेकिन इसे वो स्वीकारना नहीं चाहता। उसे अच्छे से पता है कि कश्मीर में जो सपोले उसने पाल रखे हैं वही एक दिन उसकी कब्र की वजह बनेंगे। सवाल है, क्या अनंतनाग की घटना के बाद पाकिस्तान की तबाही का रोड मैप तैयार हो चुका है? क्या इस बार की सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा? और क्या इस बार LOC पार भी तिरंगा फहराने की पूरी तैयारी हो चुकी है? आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान के हर नागरिक को भी पता है कि अगर भारत ने इस बार बड़ा कदम उठाया तो वो कहीं का नहीं बचेगा। हमने 4 जंगें करके देख ली, ठीक है, क्या हमने कश्मीर ले लिया? नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर क्या कश्मीर हमने अगर कश्मीर नहीं लिया तो उसने हमसे कश्मीर के खुद भी नहीं लिया, उसने कोई और इलाका हमसे नहीं लिया। कश्मीर ऐसे बॉर्डर अपने अपने। हाँ, वो तो ये अगर वो कश्मीर को लेके बैठा हुआ है तो या तो वो उसमें इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है, वो किसी और लाहौर पे कर ले, साहिवाल पे कर ले, उकाड़ा पे कर ले, किसी इलाके पे हमला कर ले, उसको काबू करे, फिर तो हम माने यार वाकई इंडिया ले गया। दरअसल पाकिस्तान में तब से खलबली मची हुई है जब से हिंदुस्तान ने आतंकियों को मिटाने का ऐलान कर दिया है। अगर कुछ बाकी है तो वो आतंकिस्तान से आने वाली तबाही की तस्वीरें। ये बहुत दुखद घटना भी है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पिछले 9 सालों में हुई है। रिकॉर्ड आतंकवादियों को मारा भी गया है और इस आतंकवादी हमले की भी करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को धूल चढ़ाना तय है, लेकिन कहां, कब और कैसे, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ। लेकिन अनंतनाग में एक्शन देखकर यह साफ है कि पाकिस्तान के आतंकी बहुत जल्द मिट्टी में मिलने वाले हैं। अनंतनाग में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस की मदद से चलाए जा रहे इस ऑपरेशन में आतंकियों के कई अड्डे तबाह किए जा चुके हैं और कैमरे में कैद दहशतगर्दों का मरसिया लिखा जा चुका है और ये पाकिस्तानी भी समझ चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट नहीं होते जा रहे, कटते नहीं जा रहे, हम हटते नहीं जा रहे। करते क्योंकि उन लोगों की प्लानिंग ही यही है, हमें वो घसीटेंगे ज्यादा और मारेंगे कम। अब वो भी हमें घसीट रहे हैं। कश्मीर के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले पाकिस्तान को झटका 440 वोल्ट का लगने वाला है। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. That is the only issue up for discussion. दरअसल अनंतनाग में कायराना करतूत कर पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि उसकी नीति सिर्फ आतंकवाद है।